सभी को नमस्कार। लेट्स स्टार्ट ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम भौतिक भूगोल के टॉपिक ज्वालामुखी से को पढ़ेंगे। बेसिकली ज्वालामुखी है क्या, ज्वालामुखी क्रिया किसे कहते हैं, ज्वालामुखी आने के क्या क्या कारण हैं और ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती है। इसके अलावा इस टॉपिक को भी हम दो पार्टों में बांटकर इसका अध्ययन करेंगे। अगले पार्ट के अंदर हम ज्वालामुखी का विश्व में वितरण कहाँ कहाँ पर पाया जाता है और उसके अन्य पार्ट्स पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ज्वालामुखी का सामान्य अर्थ यदि हम देखें तो ऐसी मुखी जिसके मुख से क्या है, आग निकलती हो, यानी प्रमुख रूप से ये तो सामान्य अर्थ लगता है, लेकिन ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से देखें तो यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग से क्या है, भूगर्भिक शक्तियों द्वारा जनित यानी आकस्मिक क्रिया है ज्वालामुखी, और जिससे क्या है भूपटल के अंदर दरार आ जाती है, उससे गैसें, सैल पदार्थ, तप्त मैग्मा बाहर निकलता है। तो इस प्रकार यदि हम एक सामान्य अर्थ देखना चाहें तो ज्वालामुखी वह छिद्र है जिससे लावा, राख, गैसें और जलवाष्प है वो प्रमुख रूप से क्या है, निकलती है। तो हमारी पृथ्वी पर यानी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो यानी दुर्बल क्षेत्र हैं, क्योंकि इससे पूर्व हमने क्या समस्थिति पढ़ा था भी, यानी पृथ्वी के अंदर असंतुलन हो जाने के कारण यानी पृथ्वी के आंतरिक शक्तियां सक्रिय हो जाती है और वहां कमजोर भूपटलों को पर या ज्वालामुखी क्रिया आती है, या तो महाद्वीपीय मग्न तट है या जो ज्वालामुखी यानी अपने वलित पर्वतीय क्षेत्र है, उन क्षेत्रों के अंदर यानी ज्वालामुखी की क्रियाएं प्रमुख रूप से अधिक होती है, या भ्रंश घाटियों के सारे भी यानी ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। तो यानी ज्वालामुखी वह छिद्र है जिससे लावा, राख, गैसें और जलवाष्प का उद्गार है वो होता है। हम एक दो डेफिनेशन का भी हम अध्ययन करेंगे। तो नंबर 1 डेफिनेशन है वुलरिज। वुलरिज तथा मॉर्गन यानी संयुक्त रूप से इसकी एक परिभाषा दी है कि ज्वालामुखी वह क्रिया है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के भीतर तथा बाहर प्रकट होने की क्रियाएं सम्मिलित की जाती है। मॉर्गन और वुलरिज ने क्या कह दिया कि ज्वालामुखी वह क्रिया है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के भीतर तथा बाहर प्रकट होने की क्रियाएं सम्मिलित की जाती है। इसी प्रकार यदि हम बात डेफिनेशन का करें, एफ.जे. मॉकहाउस ने भी अपने ज्वालामुखी की परिभाषा दी है कि ज्वालामुखी धरातल के वे छिद्र हैं जिससे भूगर्भ से क्या है, मैग्मा आदि पदार्थ बाहर निकलता है। तो अब हम यानी बेसिक सामान्य परिभाषा का देखेंगे। तो ज्वालामुखी गोल या कुछ गोल आकार की चपटी नली है वह, जिसका संबंध क्या होता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो मैग्मा होता है, मैग्मा से इस नली के माध्यम से क्या है, क्या निकलते हैं, यानी कंकड़ और क्या निकलती है, गैसें, क्या निकलता है, लावा, तो वो ज्वालामुखी है। तो ज्वालामुखी को किस प्रकार परिभाषित करेंगे, ज्वालामुखी गोल या कुछ गोल आकार की लंबी चपटी नली है जिसके माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग से क्या निकलता है, यानी लावा निकलता है। लावा क्या होता है बेसिकली, यानी पृथ्वी के अंदर तापमान पाकर चट्टानें द्रवित अवस्था में हो जाती है, तो चट्टानों चूर्ण का घुला हुआ गाढ़ा चिपचिपा लसदार पदार्थ होता है। यदि वो भूगर्भ के अंदर रहता है तो वो तो कहलाता है मैग्मा, और यदि वो भूपरपट्टी को तोड़कर बाहर निकल जाता है तो वो लावा कहलाता है। तो लावा से क्या है, जब जमने से ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है, जैसे जापान का फ्यूजियामा पर्वत है,
वो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निकले हुए जो मलबा है उसके द्वारा निर्मित होता है। इसके अलावा यानी इस चपटी नली के माध्यम से क्या निकलती है, विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती है और गैसों में 60 से 90% जलवाष्प की मात्रा होती है। यानी जल जब यानी तापमान पाकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो ये प्रश्न यानी स्कूल लेक्चर के अंदर भी आ चुका है, एसएससी के अंदर भी पूछा जा चुका है कि अपने बात करते हैं तो ज्वालामुखी में निकलने वाले गैसीय पदार्थों में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, जलवाष्प की 60 से 90%। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं CO2 की मात्रा भी निकलती है, NO2 की मात्रा भी निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा भी इसमें निकलती है। तो इसके अलावा यानी कंकड़ यानी छोटे छोटे जो चट्टानों के टुकड़े हैं वो से लेकर बड़े बड़े विशाल टुकड़े यानी ज्वालामुखी से निकलते हैं। वो निर्भर करता है कि पृथ्वी का अंतर्जात बल वो किस गति से प्रमुख रूप से क्या है, कार्य करता है। इसके अंदर यदि हम देखें बड़े बड़े जो चट्टानी टुकड़े होते हैं जो वायुमंडल में काफी ऊंचाई तक उछाल दिए जाते हैं उनको कहते हैं बम। क्या कहते हैं, बम निकलते हैं। इसके अलावा मटर या अखरोट के आकार के जो टुकड़े होते हैं यानी क्या, मटर या अखरोट के आकार के जो टुकड़े निकलते हैं उसको कहते हैं लेपली। ये भी प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं बहुत बारीक या धूल के कण निकलते हैं और इस प्रकार यदि हम बात करते हैं यानी ठोस द्रव गैसीय पदार्थ निकलने वाली जो चपटी नली है ज्वालामुखी, तो दो सटीक उत्तर यदि हम देखना चाहें तो ज्वालामुखी प्राय गोल या कुछ गोल आकार की चपटी नली है, क्योंकि पूर्णतः गोल नहीं है, क्योंकि लावा निकलता है तो जहां कमजोर चट्टानें होती है उस तरीके बढ़ जाता है। तो ज्वालामुखी गोल या कुछ गोल आकार की चपटी नली है जिसके माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग से ठोस द्रव और गैसीय पदार्थ निकलते हैं। वो क्या कहलाता है भाई, ज्वालामुखी कहलाता है। तो अलग अलग परिभाषा दी है, जैसे एफजे मोका उसने क्या कहा कि ज्वालामुखी धरातल के वे छिद्र हैं जिससे भूगर्भ से क्या निकलता है, मैग्मा आदि पदार्थ बाहर निकलते हैं। और अपने शर्मा ने परिभाषा क्या दे दी कि ज्वालामुखी गोल या कुछ गोल आकार की लंबी चपटी नली है जिसके माध्यम से भूगर्भ से क्या है, मैग्मा है यानी लावा, ठोस पदार्थ और गैसीय पदार्थ निकलते हैं। तो हम देखते हैं कि जो ज्वालामुखी क्रिया क्या है, तो होगी ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी क्रिया क्या होता है, जब पृथ्वी के आंतरिक भाग से नली के माध्यम से क्या निकल गया, यानी लावा, कंकड़, पत्थर, बजरी, जलवाष्प की मात्रा है कंटिन्यू प्रोसेस के अंदर निकलती है। कई बार क्या होता है, नली के अंदर से भी मुख्य रूप से यानी ऊपर मलबा जमने के कारण सहायक नली बन जाती है, जिससे परिपोषित शंकु का निर्माण होता है। तो यानी ज्वालामुखी क्रिया क्या है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा के निर्माण से लेकर पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर मैग्मा तस्वीनुमा आकृति के अंदर, गुंबदनुमा आकृति के अंदर या लहरदार आकृति के अंदर या लंबवत किसी प्रकार यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में लावा के जमा, मैग्मा के जमा होने भूपर्पट्टी को तोड़कर बाहर भाग पर यानी जो विखंडित पदार्थ है, चाहे वो लावा हो चाहे वो विभिन्न प्रकार के यानी आपका ठोस पदार्थ हो, उसके जमने की जो संपूर्ण जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, ज्वालामुखी क्रिया कहलाती है। तो ज्वालामुखी क्रिया क्या है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा के निर्माण से लेकर पृथ्वी की यानी आंतरिक भाग में कम ताप की वजह से, कम दाब की वजह से भूपर्पट्टी को तोड़ नहीं पाता है, तो मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग में यानी जम जाता है, जिसके अंदर हम स्थलाकृतियों में बात करते हैं, लैकोलिथ, फैकोलिथ, सील, सीट, डाइक जैसी स्थलाकृतियां बनती है। और पृथ्वी के आंतरिक भाग को जब ताप और दाब ज्यादा होता है तो उसके अंदर क्या होता है कि बाहर आकर यानी ज्वालामुखी पर्वत है, क्रेटर झील है, संकुचित शंकु है, कोल्डेरा है और ज्वालामुखी पर्वत है, पठार है
और कई प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है जो अपने ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में डायग्राम रेखा चित्र के माध्यम से एक एक स्थलाकृतियों को क्लियर करेंगे। तो ये हो गया ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी तो क्या होगी, ज्वालामुखी गोल या कुछ गोल आकार की चपटी लंबी नली है जिसके माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग से ठोस द्रव और गैसीय पदार्थ निकलते हैं, वो हो गया ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्रिया क्या हो गया, पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा का निर्माण। मैग्मा का निर्माण कब होगा, जब ताप और दाब लगेगा और जल के साथ यह चट्टाने घुलकर गाढ़ा चिपचिपा लसदार पदार्थ भूमि के अंदर रहेगा, मैग्मा है, ऊपर पट्टी को तोड़कर बाहर आ जाएगा, लावा कहलाएगा। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा निर्माण से लेकर भूपरपट्टी के आंतरिक भाग में मैग्मा के जमा होने और भूपरपट्टी को तोड़कर बाह्य भाग के अंदर विभिन्न स्थलाकृतियों में जमाव की जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो ज्वालामुखी क्रिया के नाम से जानी जाती है। अब हम देखेंगे ज्वालामुखी के अंग। ज्वालामुखी के अंग कौन कौन से हैं, तो इसके अंदर देखते हैं। जब ज्वालामुखी से क्या है, मैग्मा भूपरपट्टी को तोड़कर बाहर निकलता है तो यानी सर्वप्रथम तो क्या है, यानी मैग्मा धीरे धीरे जमना प्रारंभ हो जाता है और ज्वालामुखी पर्वत बन जाता है। तो उस पर्वत के ऊपर जो छिद्र होता है उसको हम वीवर भी कहते हैं और इस वीवर का आकार जब बड़ा हो जाता है तो यहाँ क्रेटर का निर्माण हो जाता है। कई बार क्या होता है, विस्फोटक प्रकार के जो यानी पीले तुले ज्वालामुखी होते हैं वो भयंकर विस्फोट करते हैं जिसके कारण काफी लंबा चौड़ा क्षेत्र यानी वहां से उड़ा दिया जाता है। और ये होता है जब इसमें नली के अंदर मैग्मा जमा हो जाता है, दोबारा सक्रिय हो जाती है ज्वालामुखी, तो ऊपर वाला जो ज्वालामुखी का जो शंकु बना था उड़ा दिया जाता है और एक बड़ा क्षेत्र बन जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, यानी कॉल्डेरा कहते हैं, कॉल्डेरा के नाम से जाना जाता है। तो इसके अंग क्या हो गए, एक तो वीवर हो गया, एक जिससे नली से लावा निकलता है तो वो हो गया यानी नली। दूसरा यानी छोटा ऊपर छिद्र बनता है उसको तो वीवर कहते हैं या छिद्र कहते हैं। थोड़ा सा बड़ा हो जाता है वो क्रेटर कहलाती है और यदि और ज्यादा विस्तृत हो जाता है, जैसे जापान का अंशुर कोल्डेरा है वो 112 किलोमीटर की परिधि के अंदर फैला हुआ है, तो इस प्रकार यानी वो कोल्डेरा कहलाएगा। और कई बार क्या होता है, मुख्य नली के अंदर मैग्मा ठोस हो जाता है, जम जाता है तो क्या होता है, उसके नीचे से मैग्मा बाहर निकलता है तो उपसहायक नलियां बन जाती है। उपसहायक नली के नाम से भी इसको जाना जाता है। और यहाँ छोटे छोटे शंकु बन जाते हैं, शंकु के ऊपर शंकु बन जाते हैं जिसको कर्ण शंकु के नाम से भी प्रमुख रूप से क्या है, जाना जाता है। और ये जो संपूर्ण स्थलाकृति बनती है इसको क्या क्या कहते हैं, ज्वालामुखी शंकु, ज्वालामुखी शंकु के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया क्या है, ज्वालामुखी के अंग। इसके बाद हम बात करते हैं ज्वालामुखी आते क्यों हैं, क्या कारण है कि ज्वालामुखी प्रमुख रूप से आते हैं। तो नंबर एक तो सीधा सा ये है, हमने समस्थिति पढ़ी थी, तो भूगर्भिक असंतुलन। ज्वालामुखी के द्वारा यदि हम बात करते हैं तो कारण हम बात करते हैं, ज्वालामुखी आने के कारण क्या है, तो भू असंतुलन। भू असंतुलन के अंदर क्या होता है, यानी हमारी पृथ्वी के अंदर ऊंचे पर्वतीय भाग है, कम मात्रा में यानी हल्के होते हैं, उससे नदियों के माध्यम से मलबा समुद्र में डाल दिया जाता है तो वहां दबाव बढ़ेगा, संवहन की क्रियाएं होगी। और जहां कमजोर भूखंड होंगे वहां पर क्या होता है, यानी वो क्षतिपूर्ति के लिए, संतुलन स्थापित करने के लिए पृथ्वी के अंदर, जैसे हमने एरी प्राट के विचारों का मत का अध्ययन किया था कि पृथ्वी के अंदर समतोल तल होता है, क्षतिपूर्ति तल होता है, तो उसके अनुसार यदि हम देखें तो यानी पृथ्वी के अंदर यानी संतुलन स्थापित करने के लिए भूकंप यानी भूकंप तथा ज्वालामुखी क्रियाएं प्रमुख रूप से क्या है, आती है। दूसरा आता है गैसों की उत्पत्ति। गैसों की उत्पत्ति की यदि हम बात करना चाहे तो क्या होता है, पृथ्वी के ऊपर धरातल पर, समुद्रों के अंदर, झीलों के अंदर, नदियों के अंदर वर्षा का जल रिस रिस कर जब नीचे जाता है तो हमने पता है कि नीचे पृथ्वी के अंदर 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान प्लस हो जाता है। जब जल नीचे जाता है
तो जल तापमान पाकर जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है। और चूंकि आपको पता है कि पृथ्वी के अंदर आंतरिक भाग में सीमित स्थान है, जल है, और जल जलवाष्प में बन जाएगा तो अधिक स्थान घेरेगा और फिर क्या करेगा, वहां स्पेस कम है तो ऊपर वाली जो चट्टाने है उन पर दबाव डालेगा। जहां उसको कमजोर चट्टाने बनेगी वहां पर वो एक निश्चित मात्रा में तापमान होने के बाद वो बाहर प्रमुख रूप से क्या है, यानी विस्फोट के साथ निकलती है, जिसके कारण भी ज्वालामुखी की क्रियाएं प्रमुख रूप से क्या है, आती है। भूगर्भ में तापमान भूगर्भ में तापमान में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। आपको पता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में रेडियोधर्मी पदार्थ पाए जाते हैं, जिसमें यूरेनियम, थोरियम, मोनोजाइट, जिरकन जैसे पदार्थ पाए जाते हैं। और ये जब स्थिर अवस्था में रहते हैं तो कम मात्रा में ऊष्मा का संचार होता है। कई बार क्या होता है, प्लेटों में गतियां उत्पन्न हो जाती है या भूगर्भिक हलचल होती है, तो ये रेडियोधर्मी पदार्थ आपस में टकरा जाते हैं और टकराने से अथाह ऊष्मा का संचार होता है, जिसके कारण ये ठोस के पिंड को अचानक गैसीय पिंड के अंदर गैस अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। और फिर क्या होता है, ऊपर वाली चट्टानों पर दबाव पड़ता है और जिसके कारण या तो दरार पड़ जाएगी या नली के माध्यम से लावा बाहर निकलकर ज्वालामुखी के रूप में प्रस्फुटित प्रमुख रूप से क्या है, होता है। फिर आता है चौथा, दाब में कमी। दाब में कमी, कई बार क्या होता है कि हमारी जो पृथ्वी है उस पर यानी भ्रंशन की क्रिया है, भूकंप आए, दबाव हट जाता है ऊपर वाले, या भूस्खलन की क्रिया के द्वारा दाब हट गया तो वो क्षेत्र कमजोर हो जाता है और दाब हटने से नीचे से जो मैग्मा है वो क्या है, प्रस्फुटित हो जाता है और ज्वालामुखी के रूप में यानी बाहर निकलता है। इसके अलावा पांचवा देखें, प्लेट विवर्तनिकी या प्लेटों में गतियां। प्लेट विवर्तनिकी हम इससे पूर्व टॉपिक पढ़ चुके हैं, यानी विवर्तनी का मतलब क्या होता है, प्लेटों के अंदर यानी गतियां उत्पन्न, हलचल, और गतिज जो प्लेटें हैं वो विभिन्न दिशाओं में गति करती है, और जब गति करती है दो विपरीत दिशाओं में प्लेट खिसकेगी तो वहां से क्या होगा, यानी नीचे से दबाव हटेगा और वो ज्वालामुखी के रूप में लावा बाहर निकलता है। तो प्लेटों में गतियां होने के कारण भी यानी प्रमुख रूप से क्या है, ज्वालामुखी की क्रियाएं प्रमुख रूप से होती है। इसके अलावा यदि हम बात करना चाहें तो यानी भूकंप आता है, वो भी प्रमुख रूप से क्या है, ज्वालामुखी का कारण यानी बनता है। तो ये 4-5 कारण है प्रमुख रूप से क्या, ज्वालामुखी आने के। तो ज्वालामुखी से जो निकलने वाले पदार्थ की हम बात करते हैं, कई बार पदार्थों के बारे में पूछ लिया जाता, तो ज्वालामुखी से 3 प्रकार के पदार्थ निकलते हैं। एक तो निकलती है गैसें, दूसरा निकलता है ठोस पदार्थ, तीसरा निकलता है तरल पदार्थ। गैस पदार्थ में निकलती है जलवाष्प, CO2, NO2 और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें निकलती है, जिसमें जलवाष्प की मात्रा होती है 60 से 90%। ये SSC के अंदर है, और जो अपने आर्मी के एग्जाम है उसके अंदर पूछा गया है कि ज्वालामुखी से निकलने वाली जो गैसें हैं उसमें सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, जलवाष्प। जलवाष्प एक प्रकार की गैस है, क्यों, क्योंकि जल का जो तापमान पाकर जल यानी वाष्प में परिवर्तित होती है। तो 60 से 90% मात्रा यानी गैसों में इसकी होती है। बाकी यानी प्रमुख रूप से CO2 है, NO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है या रेडान गैस भी प्रमुख रूप से क्या है, निष्कासित होती है। ठोस पदार्थों की हम बात करते हैं तो बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े निकलते हैं, उसको तो हम बम कहते हैं। इसके अलावा अखरोट के आकार के या यूं कहें मटर के आकार के दाने होते हैं, उसको लैपली कहते हैं। यानी कुछ बहुत बारीक कण होते हैं, धूल के कण निकलते हैं। तो यानी विभिन्न प्रकार के ठोस पदार्थ में निकलते हैं। तरल पदार्थ में निकलता है लावा, और लावा के बारे में अपने डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद अपने नेक्स्ट पढ़ेंगे ज्वालामुखी यानी के का वर्गीकरण, यानी ज्वालामुखी को कितने प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो ज्वालामुखी के विभाजन की बात करते हैं तो ज्वालामुखी को 2 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है। वर्गीकरण,
वर्गीकरण के अंदर बात करते हैं तो इसमें तो एक तो क्या है, उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा उद्गार के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर यदि हम देखना चाहें, नंबर तो एक है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा यदि हम देखते हैं उद्गार के स्वरूप के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर यानी ज्वालामुखी को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। नंबर 1 सक्रिय ज्वालामुखी, नंबर 2 सुप्त ज्वालामुखी, तीसरा आ जाता है मर्त ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी जिससे कंटिन्यू प्रोसेस के अंदर क्या निकलता है, लावा, कंकड़, पत्थर, गैसें की मात्रा है वो निसर्जित होती रहती है, वो सक्रिय ज्वालामुखी कहलाती है। और विश्व के अंदर सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो 500 सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसके अंदर देखना चाहे जो यूरोपीय देश इटली का एटना ज्वालामुखी है या स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी यानी भूमध्य सागर के पास स्थित है, इसलिए इसको यानी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, लाइट हाउस ऑफ द, यानी मुख्य रूप से क्या लाइट हाउस कहा जाता है भूमध्य सागर का। दूसरा यदि हम बात करते हैं इसके अंदर यानी कई और ज्वालामुखी, भारत के अंदर भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, वो प्रमुख रूप से पाया जाता है। वो पाया जाता है क्या, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर जो स्थित ज्वालामुखी है, जिसके अंदर देखना चाहे तो यानी अंडमान निकोबार द्वीप में बैरन द्वीप बहुत से एग्जामों में पूछा गया है। बैरन द्वीप जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। इसके बाद हम बात करते हैं यानी सुषुप्त ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी जिसमें एक बार उद्गार होने के बाद काफी लंबे समय तक वो यानी ज्वालामुखी के अंदर किसी प्रकार का यानी प्रफुटन नहीं होता, फिर अचानक 200, 400, 500 सालों के बाद अचानक सक्रिय हो जाती है। तो ऐसे ज्वालामुखी को क्या कहलाती है, यानी सुषुप्त ज्वालामुखी। जिस प्रकार मनुष्य को अचानक सपने में जाग आती है, उसी प्रकार अचानक ये यानी सक्रिय हो जाती है, जिसके कारण भारी जानमाल का नुकसान इसके अंदर प्रमुख रूप से होता है। इस प्रकार देखें व्यूस्वेस ज्वालामुखी है, यानी एक प्रमुख रूप से क्या है, यानी सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है, जिसके अंदर प्रथम उद्गार है वो यानी 1691 में हुआ, उसके बाद 1803 के अंदर, उसके बाद 1872 में उद्गार हुआ, 1905 में उद्गार हुआ, 1927, 28, 29 में उद्गार हुआ, उसके बाद वो अभी शांत अवस्था के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा क्रोकोटोवा द्वीप पर भी मुख्य रूप से क्या है, एक सक्रिय ज्वालामुखी यानी मुख्य रूप से क्या सुषुप्त ज्वालामुखी पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं मर्द ज्वालामुखी, जिसके अंदर एक बार उद्गार होने के बाद यानी हजारों वर्षों तक न तो उद्गार के कोई लक्षण दिखाई देते और न ही किसी प्रकार का उद्गार है वो नहीं होता है। तो उसके अंदर देखते हैं तो कई प्रकार के ज्वालामुखी पाए जाते हैं, तो जिसके अंदर यानी ईरान का कोहे सुल्तान देवमन ज्वालामुखी है वो, या अपना पड़ोसी देश म्यांमार है, म्यांमार का माउंट पोपा ज्वालामुखी है, वो भी क्या है यानी प्रमुख रूप से मर्द ज्वालामुखी का उदाहरण है। भारत में भी मर्द ज्वालामुखी पाया जाता है, वो पाया जाता है कहाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर है, नारकोंडम एक नारकोंडम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाने वाला एक मर्द ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी भी बैरन द्वीप भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है, और नारकोंडम भी प्रमुख रूप से क्या है यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है, जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस प्रकार आज हमने बेसिकली ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी के अंग कौन कौन से पाए जाते हैं, ज्वालामुखी के आने के प्रमुख कारण क्या है, और ज्वालामुखी
का यानी प्रकार उत्पत्ति के आधार पर देख लिया। अगले वीडियो में उद्गार के स्वरूप के आधार पर ज्वालामुखी का वर्गीकरण देखेंगे और ज्वालामुखी का विश्व के अंदर वितरण का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।